मैटर कि कौन कैबिनेट में है, कौन मंत्री हैं, कौन कफ नहीं किया है, सरकार आपको बताते हैं तो प्लेन अब बिहार में तो अभी नीतीश कुमार को तो आसमान में चढ़ा दिया ना। 200 यूनिट फ्री में बिजली। लालू यादव एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिसे हम सब लोग जानते हैं, हर बिहार वासी जानते हैं, हर भारतवासी जानते हैं। लेकिन उन्होंने शख्सियत बनाने के पीछे बहुत सारे ऐसे कारनामे किए थे, बहुत सारी चीज़ों को समझा, बहुत सारी नीतियों को समझा। इसीलिए लालू यादव का आज भी दबदबा है और आज भी नाम है। और उन्होंने जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल बनाया और एक पार्टी बनाई और कई वर्षों तक, वर्षों तो कम बात है, कई दशकों तक बिहार में शासन किया, केंद्र में शासन किया, रेल मंत्री रहे, ऐसे कई सारे पदों पर उन्होंने अपने आप को आसीन किया। और साथ साथ उनके पत्नी, उनके बेटे, अगर देखा जाए तो एक पूरा फैमिली कहीं ना कहीं इस राजनीतिक माहौल में उनका दबदबा रहा है, एक यादव का स्वरूप रहा है। ऐसा कहा जाता था कि बिहार बहुत स्थितियां दबदबा हो गई थी, एक ऊंची जाति और नीची जातियों को लेकर के बहुत सारा कहते हैं ना अपभ्रंश फैली थी और ऊंची जाति नीची जातियों को दबाया करते थे। और उसमें खास कर के यादव का भी एक ऐसा मुहिम था जो उठ नहीं पा रहे थे या और नीची जाति उठ नहीं पा रहे थे, अच्छे अच्छे पदों पे जा नहीं पा रहे थे, उन्हें हमेशा डर सताया रहता था, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे। तो हमेशा एक पिछड़ापन का वो मूल दिखते रहा है। और कहीं ना कहीं ऊंची जातियां, अगर कहा जाए ब्राह्मण, राजपूत हो, ये सब सारे जितने थे, कहीं ना कहीं वो अच्छे वर्णों की श्रेणियों में उछाल बहुत ज़्यादा था और उन्हीं को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता था। लेकिन लालू यादव जब से आए हैं वही सारे कारनामे किए और बहुत सारे चीज़ों में रणनीतियाँ निभाई है। और वही चीज़ आक्रामक दिखता है तेजस्वी यादव में और तेज प्रताप यादव में। तब लगता है ना कि हाँ, यादवों का दबदबा था। तब लगता है कि यादव अपने आप में अपनी शक्तियों को पहचान पाए। और इसीलिए कई बार ऐसा देखा गया है कि तेजस्वी यादव डायरेक्टली बीजेपी से संवाद कर देते हैं, पीएम से संवाद कर देते हैं और कहते हैं मैं डरने वाले में से नहीं हूँ। कृष्ण भी जेल में गए हैं, लेकिन जहाँ पर गलत है वहाँ पर उसको सुधार करने के लिए भी एक काम किए हैं। तो हम उस कृष्ण यदुवंशियों का औलाद हैं, उनके औलाद हैं और हम डरने वाले में से नहीं, इसलिए बेबाक बोलते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यदुवंशियों का इतिहास रहा है। क्या सही में यदुवंशी पहले से ही वैसे थे ताकतवर और बाद में बीच में ऐसी स्थितियां आ गई डामाडोल की वो धीरे धीरे घटते चला गया और फिर से उन्होंने उत्थान माना। उसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट अगर जाता है तो लालू यादव को। अगर यदुवंशियों के इतिहास की बात करें तो उनको यादव के नाम से जाना जाता है, उन्हें अहीर जाति भी कहते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु और कृष्ण के वंशज माने जाते हैं। यदुवंशी एक अपने आप में एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है, लगता है कि वंशियों का राजा था, यानी राजाओं का खेल रहा है। यदुवंशियों अपने आप में, यादव अपने आप में राजाओं का एक महत्व रहा है, यानी कई पीढ़ियों से उनके पूर्वज थे, राजा थे और एक शासक के रूप में थे और कई सारे क्षेत्रों में उन्होंने काम किया है। दुनिया के हर फील्ड में यादव की भूमिका रही है और हर जगह कहीं ना कहीं उन्होंने अपने झंडे भी गाड़े हैं। पराक्रमी और स्वतंत्र रूप से जाने जाते हैं और उनका इतिहास वेदों में, पुराणों में भी देखने को मिलता है और जिक्र मिलता है। यदुवंशी जिस तरह से अहीर के नाम से जाना जाता है, अगर इसकी बात कहें तो अहीर एक ऐसा शब्द है जो संस्कृत के अभीर शब्द से आया है। अभीर मीन्स निडर, यानी उस निडर पराक्रमी शुरू से थे। और अगर देखा जाए तो कृष्ण अहीर वंश में ही जन्म लिए थे और कृष्ण को तो ऐसा कोई जो कह सकते हैं कि नहीं जानते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और उनके बारे में तो जितना कहा जाए कम है, यानी बहुत तरह से वर्चस्व था। यानी यदुवंशियों का अगर देखा जाए और यादवों का देखा जाए या अहीर को देखा जाए तो पूरे भारत में उनका एक दबदबा था और राज था। और कहा जाए तो सबसे ज़्यादातर कर्नाटक, महाराष्ट्र और साउथ में ही उन्होंने अपना दबदबा बनाया था। और धीरे धीरे इन्होंने इधर नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़े और बिहार में भी इनका दबदबा बढ़ा। अगर देखा जाए झारखंड में, यूपी में, हर जगह अगर देखा जाए तो पूरे भारत में उनका एक दबदबा है। और कहते हैं कि पूरे भारत की आबादी में अगर यादवों का कंट्रीब्यूशन है तो 22% कंट्रीब्यूशन है। अगर 1 करोड़ अगर भारत की अगर कह सकते हैं आबादी है तो 22 करोड़ यादव है। यानी यादव अपने आप में एक बहुत बड़ा साम्राज्य है, एक बहुत बड़ा एक
एक कहते हैं एक वर्थ है बनाए हुए हैं। यानी उनकी व्यापार की बात करें तो 12.5% उनका व्यापार चलता है और उनकी सेना में बात करें तो 16% सेना है। यानी एक तरह से पूरे भारत को रिप्रेजेंट किए हुए हैं, एक जनादेश बनाए हुए हैं। और उन्होंने शुरू से ही उत्तर भारत में साथ साथ जिस तरह से राज किए हैं और उनके कई सारे वर्णों के रूप में जाना जाता है। कई लोग राव साहेब भी कहते हैं। राजस्थान में यादव को यादव नहीं कहा जाता, राव साहेब कहा जाता था। हरियाणा में भी उन्हें राव साहेब की संज्ञा दी जाती थी। ऐसे कई सारे राव फैमिली हुए हैं और अपने आप को क्षत्रिय भी कहते थे और एक कहते हैं ना क्षत्रिय के वंशज भी कहा जाता है। हिंदू में इनकी उपाधि दी गई है कि एक क्षत्रिय के वंशज हैं। तो इस तरह से उनका कंट्रीब्यूशंस रहा है, इस तरह से उनका योगदान रहा है। और कहा जाए तो हरियाणा, राजस्थान और इधर दिल्ली में फैलते हुए आए। और अगर सबसे बड़ी बात किया जाए तो हरियाणा का जो नाम बना वो हरि प्लस आना से बना है। हरि मीन्स होता है विष्णु, आना मीन्स आए, यानी विष्णु आए, यानी कृष्ण आए, कृष्ण के अवतार के रूप में विष्णु आए। ऐसे सारे चीज़ें उनका ये चीज़ महत्व दिया गया। यानी हरियाणा में भी उनका स्रोत रहा है। यानी अगर देखा जाए तो पूरे भारत में कहीं ना कहीं यदुवंशियों का एक दबदबा रहा है। और जिस तरह से कृष्ण ने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी, उसको लेकर के महाभारत हुआ, उनमें सबसे बड़ा रोल था कृष्ण का। और कृष्ण की सेनाओं की बात करें तो वह सेना भी अपने आप में नारायणी सेना एक बहुत फेमस सेना थी और उनकी दबदबा भी कितनी सी। ये चीज़ें मैं कृष्ण की बात नहीं करूं, अगर आप त्रेता युग में चले जाए, उससे पहले वाले भी चले जाए, राम युग में भी चले जाए, उस समय भी वो सब नारायणी सेना हुआ करती थी। और नारायणी सेना कहीं ना कहीं यदुवंशियों का ही सेना है और उसको लेकर के उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है। 1739 में अंग्रेजों को विरुद्ध उन्होंने कई सारे मुकाम हासिल किए थे। उनकी सबसे पहले अंग्रेजों से पहले लड़ाई हुई थी, उसकी वीरगति के बाद उनका एक अलग सा रेजिमेंट की मांग भी चली थी। उसके बाद 1848 में 28 अंग्रेजों को मार गिराया था। 1857 में जब विद्रोह हुआ था, सिपाही विद्रोह हुआ था, उस समय भी वहाँ से राजस्थान के रेवाड़ी नरेश थे, उस सब भी मिलकर बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किए। तो ओवरऑल अगर इंडिया की बात करें, फिर भारत और चाइना युद्ध हुआ था 1862 में हुआ था। उसमें चीन में जब युद्ध हुआ था तो यादव का ही बड़ा एक रोल हुआ था। यानी अगर देखा जाए तो यादव हर जगह फील्ड में उन्होंने काम किया है, यानी हर जगह क्षेत्रों में दबदबा है। लेकिन जब अंग्रेज धीरे धीरे शासन किए और धीरे धीरे तोड़ना शुरू किए और धीरे धीरे उनकी अपनी प्रभुत्ता घटते गई और कहा जाता था कि राजा का जो पदवी है धीरे धीरे खत्म होते गया, विदीर्ण होते गया और यादव धीरे धीरे टूटते गया। और उनका जिस तरह से एक कृष्ण रिप्रेजेंट करते थे, हम ग्वाले हैं, हम दूध मक्खन खाने वाले लोग हैं। और यह चीज़ें अभ्रंश होते यादव फिर गाय पालन में ही लगे और पशुपालन करने लगे और उनका वही व्यापार सब सीमित होने लगा। तो लगने लगा कि ये गाय पालने वाला कितना बड़ा हो सकता है, कितना अमीर हो सकता है, क्या कुछ कर सकता है, यानी कुछ नहीं कर सकता है। तो एक छोटे से स्वरूप में उनको तौला गया और उनको उसी तरह से संज्ञा देने लगा। यानी अपर वाले जो लोग हैं उनको एक तरह से हायर कास्ट वाले लोग, क्षत्रिय जो कहते हैं, ब्राह्मण जो कहते हैं, एक यादव को एक निम्न कोटि के श्रेणी में देखने लगे कि ये गाय पालने वाला लोग है, गाय गोबर साफ करने वाला है, गोईठा साफ थोपने वाला लोग है, ये क्या करेंगे। और इसीलिए ये धीरे धीरे उनकी श्रेणियाँ धीरे धीरे दबती गई और उसका प्रारूप कहीं ना कहीं देखा जाए तो अंग्रेज के आने से ही मिला। अंग्रेज ने यही सब सारी नीतियों पर काम किया था कि भारत में लोगों को तोड़ो, या तो जाति के नाम पे दौड़ो या तो उनको फूट डालो, शासन करो की जो नीतियाँ जो थी डलहौजी ने लाई थी उसको लेकर के काम करो। ऐसे ऐसे कर करके भारत को कई सारे जातियों में विदीर्ण किया और अपने आप को लड़ाते लड़ाते कमज़ोर बना दिया। जो कमज़ोर से धीरे धीरे दबते गए और अपने अपने हिसाब से व्यापार शुरू कर दिए, अपने अपने काम के हिसाब से, अपने अपने चीज़ों के हिसाब से शुरू कर दिए। लेकिन उस समय भी कृष्ण ग्वाले ही थे, गैया होती थी। राजा के अगर बात करें, राम की बात करें, यानी अयोध्या नरेश की बात करें, उस समय भी ग्वालों का झुंड हुआ करता था, गायें रखा करते थे। लेकिन आज जो गाय रखे जाते हैं, अहीर यादव अपने आप को एक छोटे से दृष्टि से देखते हैं, अपने निम्न दृष्टि से देखते हैं और धीरे धीरे वो जो गायों का झुंड हुआ करता था अब एक दो गैया ही रहती है। लेकिन समय बदलते गया, चीज़ें बदलती गई। आज़ादी के बाद धीरे धीरे उनका एकदम ख़त्म सा ही होने लगा। लेकिन बिहार में अगर बात करें, बिहार और बाकी जगह के हिसाब से अगर देखें तो बाकी जगह क्षेत्रों में जो राव साहब थे अपने आप को राव के रूप में रिप्रेजेंट करते रहे। हरियाणा में या भी बात करें तो राजस्थान में, उधर या कर्नाटक में, ये सब अपने आप को एक डिफरेंट
सब भ्रंश जातियों में अपने आप को कन्वर्ट कर करके अपने आप को प्रभुत्ता जमाने लगा और यादव अहीर एक अलग ही दिशा में डाल दिए। यानी जो राव अलग हो गया और यादव अलग हो गया, अहीर अलग हो गया। यानी राव साहब बहुत बड़े में से आने लगे और अहीर देखा जाए तो एकदम छोटे में से आने लगे, और यादव का थोड़ा सा बोलबाला था, मीन्स ओके था। यानी ये सब 2-3 सारी भ्रंश में तोड़ते गए। अगर ऐसा कहा जाता है कि अगर पीछे इतिहास पढ़ो तो ऐसे ऐसे 1-2 अपभ्रंश उनके नहीं मिलते, ऐसे ऐसे 300-400 अपभ्रंश मिलते हैं। तो यह चीज़ें अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। अगर बनिया की बात करें तो बनिया में भी बहुत सारे कैटेगरीज है, 1-2 कैटेगरी नहीं है, 10-20 कैटेगरी तो हम देखते आए हैं, अपने धरातल पे देखते हैं कि 10-20 कैटेगरी में बांटे गए। इसको भी बनिया कहते हैं, इसको भी बनिया कहते हैं, इसको भी बनिया कहते हैं, या तेली हो या फिर जसवाल हो या फिर मेवाड़ हो, सब बनिया में ही आ जाते हैं। तो फिर एक बनिया को रिप्रेजेंट किया जाता है कि आप किस तरह के काम कर रहे हैं। मैंने छोटे मोटे जो दुकानदार हैं इसको भी बनिया कहते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उसको व्यापारी कहते हैं। तो ऐसे ऐसे भ्रंश में तोड़ते तोड़ते यादव अहीर टूटते गया, अहीर छोटा होता चला गया। लेकिन उसका अगर क्रेडिट कहा जाए तो कहीं ना कहीं लालू यादव को दिया जाता है। लालू यादव ने इस बात को समझा और उन्होंने पुनरुद्धार किया और यादवों को अपनी एक श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि बिहार में यह यादव अहीर ही बच के रह गए थे। कमज़ोर वर्ग कह सकते हैं, यानी मुगलों के सताए हुए कह सकते हैं, या फिर बहुत सारे चीज़ें ऐसे ऐसे चीज़ें हुई अंग्रेज के बाद, ये सब सारी चीज़ें देखने को मिला। मुगल से लेकर के ऐसे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने बहुत सारे कुछ तोड़ने की कोशिश की, और अहीर एक छोटी सी जनजातियों में रह गया, एक छोटे जातियों में रह गया। लेकिन लालू यादव के आने से उसको कन्वर्जेशन स्टार्ट हुआ और ऊंच नीच के जो भेदभाव था उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने का अगर क्रेडिट अगर मिलता है तो बिहार में लालू यादव को मिलता है। लेकिन इस बात को लेकर के कोई नहीं अपभ्रंश को बताता है, और इसी वजह से बिहार में उन्होंने अपने आप को एक दबदबा बनाया, एक अपना चेहरा बनाया, और उसी के बल पर बिहार में अभी बहुत सालों से उनका एक कहते हैं ना नाम है, पहचान है, और कई दशकों से उनका राज भी रहा है। लेकिन चीज़ें बदलती गई, समाज बदलते गया, ज़रूरतें बदलते गई, मॉडल बदलते गया, आर्थिक स्थितियाँ बदलते गई, अब डिमांड अलग लेवल पे आ गया है। चेंज जरूरी थी। वो सारे जो कहीं ना कहीं अराजकता थे, वो कहीं ना कहीं जंगल राज था, वो धीरे धीरे अब ख़त्म करने की ज़रूरतें थी, क्योंकि अब वो समय भी बदल गया। अब सारी ऐसे ऐसे चीज़ें आ गई हैं मार्केट में, उसको लेकर करके अब दुनिया डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है। तो उस अराजकता को खत्म करने के लिए, अगर उस जंगल को राज को ख़त्म करने के लिए भी नीतीश बाबू आए थे, और नीतीश बाबू सुशासन के सरकार बने। ऐसे बहुत सारे चेंजेस होने लगी। अब उसके बाद भी कई सारे चेंजेस होने हैं। तो ऐसा है, आदिवासियों का एक कह सकते हैं एक साम्राज्य रहा है, एक ऐसा उनका एक अस्तित्व रहा है, और उसमें तेजस्वी यादव की जो भूमिका रही है वैसे ही गर्जना करते हुए दिखाई पड़ता है। यानी निडर, बेवक्त, अहीर का एक रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं यादव में मिलता है, और उसका पहचान तेजस्वी यादव है और तेज प्रताप यादव है। तेज प्रताप यादव अपने सुर्खियों से जाने ही जाते हैं, कब कब कैसे बेवाक भाषण दे देते हैं, किस तरह से बोल देते हैं, वो काफ़ी ट्रेंड तो रहते हैं। तो इस तरह से यादव अपने आप में एक ट्रेंडिंग सेटअप कर रहे हैं, और धीरे धीरे हर फील्ड में, चाहे वो सिंगिंग के फील्ड में हो, पॉलिटिक्स के फील्ड में हो, या व्यापार के फील्ड में हो, हर फील्ड में, या सेना के फील्ड में हो, हर फील्ड में वो धीरे धीरे आगे आ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा है यदुवंशियों का एक तरह से कह सकते हैं उनका इतिहास रहा है, जिनको अब बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से तोड़ रहे हैं, अपने अपने हिसाब से लड़ा रहे हैं। लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, जिस तरह से यदुवंशियों का इतिहास रहा है, जिस तरह से पासवानों का इतिहास रहा है, अगर उसकी हम देखेंगे कि क्या सिमिलरिटी है, क्या डिसिमिलरिटी है, और क्या क्या चीज़ें क्यों लड़ाया जा रहा है आपस में, यह बिहार में जो राजनीतिक माहौल क्रिएट की जा रहे हैं इसके पीछे का क्या कारण है। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहे, हम ऐसे ही डीप एंड डाइप्स लगाते रहेंगे, कुछ चीज़ें हैं जो बताते रहेंगे, जो बिहार में जो लड़ाने का कार्य है यह कम से कम रोका जा सके, और जातीयता का है ये कंसेप्ट को मिटाया जा सके, तब जा करके हम बिहार में कुछ अच्छा करने की सोच सकते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका कमेंट हमें बहुत इंतज़ार रहता है, आप कमेंट करते रहिए, आपका कमेंट का वेलकम्स है।